हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये फिजिक्स का पार्ट 6 है, ठीक है, क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रुटियों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ एरर। और त्रुटि क्या है, उसका परिभाषा और वो कितने प्रकार से घटित होते हैं, ये सभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डाल रखे हैं, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड है उसे देखने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का, और आप वहां से तैयारी अपना कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए त्रुटियों का संयोजन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब किसी राशि को ऐसे समीकरण या सूत्र के रूप में लिखा जाए, क्या कहा जा रहा है, जब किसी राशि को ऐसे समीकरण या सूत्र के रूप में लिखा जाए जिसमें एक से अधिक राशियों का योग, अंतर, गुणा या भाग उपस्थित हो, तो राशियों के इस प्रकार के संयोजन से त्रुटि किस प्रकार प्रभावित रहती है, या संयोजन के बाद कुल त्रुटि का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ त्रुटियों का संयोजन करते हैं। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे अगर हम ले लें एग्जांपल के रूप में कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय अंतराल, है ना। विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा, समय अंतराल, राइट। अब देखा जाए तो वेग में मैं पूछूं कि वेग में त्रुटि कैसे होगा, तो जब विस्थापन में भी कुछ त्रुटि रहे और समय में भी त्रुटि, तो फिर वेग में तो ऑटोमेटिक होना है ना। या आप अगर देखें तो जैसे कि अगर हम लोग ले लें गति का प्रथम समीकरण, है ना, v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर प्रारंभिक चाल भी हमने कुछ त्रुटि में मापा, है ना, किसी कार का मान लेते हैं प्रारंभिक चाल, उसका गलती हमने माप लिया, उसमें कुछ त्रुटि आ गया, और उसका जब सिंपली बात है कि अगर वेग में परिवर्तन ही हम लोग निकाले अगर गलती, तो पक्का है त्वरण में भी गलती आएगा, और समय भी गलती हमने ले लिया। तो ये अब ध्यान दे दीजिएगा कि जब इसमें भी गलती होगा और इसमें भी हमारा त्रुटि होगा और इसमें भी, तो ऑटोमेटिक है ये सब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसमें भी त्रुटि अवश्य आता है ना। या हम लोग कह दें आपको कि जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाए, है ना, F इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं किसी वस्तु का या पिंड का हमने त्वरण भी गलती निकाला और द्रव्यमान भी गलत निकाल दिया, है ना, तो ऑटोमेटिक है कि इस पर जो लगने वाला बल होगा वो भी क्या होगा, गलती ही होगा। तो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर कि योग के रूप में भी हमारा त्रुटि हो सकता है, ठीक है ना, और फिर गुणनफल के रूप में भी, और ये भाग के रूप में, इसी प्रकार अंतर में भी किया जाता है ना। तो इन सभी का ये जो संयोजन किया जाता है, जोड़ के द्वारा, घटाव के द्वारा, गुणन के द्वारा, भाग के द्वारा, इसे ही हम लोग त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तो उम्मीद है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें घनत्व निकालना है, तो अगर द्रव्यमान गलत है और आयतन भी हमारा गलत है, तो श्योर है कि एकदम घनत्व जो डेंसिटी है हमारा, वो क्या आएगा, गलत ही आएगा, है ना, यानी घनत्व में भी त्रुटि आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि त्रुटियों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो है 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहला योग के रूप में होता है, दूसरा अंतर, तीसरा गुणन के रूप में, चौथा भाग के रूप में, पांचवा जो होता है हमारा घात के रूप में होता है ना। ऐसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहाँ पर जितना मतलब जितना एक्सप्लेन करना है उतना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग में त्रुटि। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है योग में त्रुटि, जिसे हम लोग कहते हैं एरर इन एडिशन, है ना, योग में त्रुटि। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि योग में त्रुटि को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग दो ऐसी राशियाँ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए, इसको बताते चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। माना दो राशियाँ ए और बी है ना, दो राशियाँ है ए और बी, जिनका योगफल कर देने से, इन दोनों को जोड़ देने से एक तीसरी राशि हमें यक्स प्राप्त हो जाती है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। माना दो राशियाँ ए और बी है जिनका योग किया जाता है, और इनके योग से राशि यक्स प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, यक्स राशि। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे हम लोग, है ना। फिर अब देखिए यहाँ पर कि मान लेंगे फिर से अगेन कि माना
ए में त्रुटि जो है डेल्टा ए है, जैसे कि अगर, चलिए समझ लेते हैं आगे फिर, तब उसके बाद बताता हूँ मैं, ठीक ना। बी में त्रुटि क्या है, डेल्टा बी है। तथा अब बताइए जब ए और बी दोनों में अगर त्रुटि होगा, जैसे कि अगर ए था 5, मान लीजिए कि ए था 5 मीटर, है ना, और बी का लंबाई था 3 मीटर, तो हमने इसको मापा 4 मीटर और इसको मापा 2 मीटर। तो अब बताइए इन दोनों का जब हम योगफल करेंगे तो यहाँ पर भी तो त्रुटि गलत ही आएगा, क्योंकि 4 2 कितना होगा, 6। और जबकि होना चाहिए था कितना, ये दोनों को जोड़ देने के बाद ये होना चाहिए था 8 मीटर, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, त्रुटि 2 मीटर, है ना। कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पर गलत करते हैं, यहाँ पर भी गलत करते हैं, तो श्योर है इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत ही आएगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ए में त्रुटि जो है डेल्टा ए है, बी में त्रुटि डेल्टा बी है, तब क्या होगा कि यक्स में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा यक्स त्रुटि होती है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इस यक्स में त्रुटि कितना हुआ है, डेल्टा यक्स, है ना। डेल्टा यक्स का मतलब ये आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो आप अगर मापे हैं ए का लंबाई, तो हो सकता है तो 5 मीटर भी माप सकते हैं, हो सकता है तो 4 मीटर भी, है ना। सॉरी, ये 5 मीटर तो है ही, हो सकता है तो आप 6 मीटर माप सकते हैं या 4 मीटर। यानी आप जो रियल मान है उससे बढ़ा के भी कर सकते हैं गलती से, या घट भी सकता है मान, है ना, वैल्यू। तो वही कहने का मतलब है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, यक्स के साथ प्लस और माइनस डेल्टा यक्स बराबर हो जाएगा। फिर ए में हम लोग क्या करेंगे, ए में भी तो हमारा त्रुटि हुआ है, क्या हुआ है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, फिर प्लस, ये वाला हमने प्लस लिख लिया। उसके बाद बी में भी क्या हुआ है, तो प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर से समझा दे दोस्तों कि अगर ए में डेल्टा ए त्रुटि होगा और बी में डेल्टा बी होगा, तब फिर क्या होगा, यक्स में डेल्टा यक्स हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, समीकरण 1 में यक्स प्लस माइनस करना है डेल्टा यक्स, और ए प्लस माइनस करना है डेल्टा ए, और बी प्लस माइनस डेल्टा बी करना है, राइट। इतना कर लेने के बाद अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि सिंपली ये ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट हटाएंगे, ये यहाँ पे देखिए ए और प्लस बी, ये कोष्टक हटाएंगे तो प्लस का यहाँ पे गुणा होगा, है ना। तो ए और ये प्लस बी एक जगह हमने रख लिया। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी एक जगह हमने रख लिया, है ना। और यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा कि ए प्लस बी किसके बराबर है दोस्तों, यक्स के बराबर है। तो हम समीकरण 1 से क्या करते हैं कि यक्स के जगह पर, इस यक्स के जगह पर ए प्लस बी रख देंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब बताइए ए प्लस बी का जो मान है ये कहाँ से लिया जा रहा है, तो समीकरण 1 से, है ना। यक्स का मान कहाँ से लिया जा रहा है, प्लस बी, समीकरण 1 से। तो हमने लिखा यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ पे यक्स के जगह पे क्या रख दिया हमने, ए प्लस बी, और फिर उसके बाद ये प्लस माइनस डेल्टा यक्स है हमारा, है ना। और उसके बाद ये वाला हमने उसी तरह लिख दिया है। अब देखिए ये वाला भी बराबर है इसके एकदम, तो ये क्या होगा, इससे ये वाला कट गया, क्या बचा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा यक्स बराबर है किसके, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के, राइट। और ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए यही हो जाता है हमारा क्या, योग में त्रुटि। लेकिन ये जो योग में त्रुटि होगा ये कई प्रकार से होगा। पहला कि मैं ये प्लस में ले लूँ, है ना, ये भी प्लस में ले लूँ और ये भी प्लस में ले लूँ, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या होगा कि ये वाला तो प्लस ही में रहेगा। एक बार क्या होगा, सॉरी दोस्तों, इससे कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में ये भी प्लस में ले लिया जाए, या ये वाला माइनस में ये प्लस में ले लिया जाए, या ये वाला प्लस में लिया जाए, ये वाला माइनस में ले लिया जाए, या दोनों ही प्लस में ले लिया जाए, या दोनों ही माइनस में ले लिया जाए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4 संभावनाएं आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है कि यहाँ योग में जो संभावित त्रुटियाँ होगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या हो सकता है तो आपको डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है, या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा। यही 4 कंडीशन हो सकता है ना, तो वही होगा, है ना। अब अगर मेरे को अधिकतम त्रुटि सी में बताना है तो क्या करूँगा मैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ले लूँगा, और यही क्या होगा, अधिकतम त्रुटि। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है अतः योग में अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा यक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। अब हम लोग देखेंगे अंतर में त्रुटि। तो ये दूसरा हमारा है
अंतर में त्रुटि, एरर इन सब्ट्रैक्शन, है ना। अब देखिए बिल्कुल उसी की तरह ये भी है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि माना दो राशियाँ ए और बी है जिनका अंतर किया जाता है और अंतर के फलस्वरूप कौन सा राशि प्राप्त होता है, यक्स, है ना। तो हम लोग जब अंतर करेंगे तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, ए में से बी को घटाया हमने तो क्या प्राप्त हुआ, यक्स प्राप्त हुआ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1, राइट। उसके बाद माना ए में त्रुटि क्या है, डेल्टा ए, बी में त्रुटि क्या है, डेल्टा बी। तब अगर डेल्टा बी होगा तो अब श्योर बात है कि जब ए में त्रुटि डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी होगा, है ना, तो यक्स में तो पक्का होगा डेल्टा यक्स, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यक्स में जोड़ दिया हमने प्लस माइनस डेल्टा यक्स, और उसी प्रकार ए में हमने जोड़ दिया प्लस माइनस डेल्टा ए। उसके बाद ये माइनस का सिंबल है तो माइनस हमने लिखा, फिर बी और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कि हमने क्या किया कि ए और ये माइनस का जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये माइनस बी एक जगह ले लेंगे। उसके बाद फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। अब देखिए यहाँ पर कि ये माइनस से गुणा करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो बात कुल मिलाकर वही है, एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी करेगा तो ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, माइनस और नीचे प्लस, है ना, या आपका मर्जी कर रहा है तो प्लस माइनस ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, यक्स बराबर क्या है, ए माइनस बी, है ना। तो अब श्योर बात है कि यक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ए माइनस बी। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस डेल्टा यक्स, तो डेल्टा यक्स हमने रख दिया। उसके बाद ये वाला हमने उसी तरह रख लिया, सारा का सारा ये उतार लिया। उसके बाद देखिए ये वाला इसके बराबर है तो कट जाएगा क्या, तो क्या मिला हमें, प्लस माइनस डेल्टा यक्स, है ना। उसके बाद इधर क्या मिल गया, प्लस माइनस, ये पूरा का पूरा उसी तरह लिख देंगे, राइट। अब देखिए तो यही क्या हो जाता है, अंतर में त्रुटि हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर भी 4 संभावनाएं हो जाएंगे, है ना। क्या क्या होगा, प्लस डेल्टा ए, एक बार तो दोनों प्लस में ले लीजिए, एक बार ये प्लस में लीजिए, ये माइनस में लीजिए, एक बार ये माइनस में लीजिए और ये प्लस में, है ना। तो इस प्रकार हमारा कुल मिलाकर 4 त्रुटियाँ होगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ अंतर में संभावित त्रुटियाँ क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में ले लीजिए, एक बार पहले को प्लस में लीजिए दूसरे को माइनस में, दूसरे बार क्या होगा, पहले को माइनस में लीजिए दूसरे को प्लस में, या दोनों बार क्या लीजिए, माइनस में ही ले लीजिए, है ना। तो ये हमारा कुल मिलाकर 4 संभावनाएं दर्ज होंगे, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुणन में त्रुटि, है ना। क्या होता है गुणन में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए दोस्तों सिंपली उसी की तरह है सब, है ना, एकदम सभी एक ही के जैसा है। लिखा हुआ है माना दो राशियाँ यक्स और वाई है, अब की बार मैंने यक्स और वाई ले लिया है, ठीक, जिनके गुणन के बाद राशि जेड प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि हमारा एक जेड राशि ऐसे प्राप्त इस प्रकार प्राप्त होता है कि यक्स का वाई में जब गुणा कर दिया जाता है तब, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना यक्स में त्रुटि डेल्टा यक्स, वाई में डेल्टा वाई त्रुटि होती है। जब यक्स में डेल्टा यक्स होगा और वाई में डेल्टा वाई होगा तब जेड में क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यक्स में क्या हो जाएगा, यक्स में प्लस माइनस डेल्टा यक्स, और चूंकि इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुणा, और वाई में भी कितना हो रहा है, डेल्टा वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, राइट। अब उसके बाद देखिए गुणा कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला सिंपली उसी तरह उतार देंगे हम लोग, यक्स का वाई में गुणा कीजिए क्या हो जाएगा, यक्स वाई, फिर यक्स का इस प्लस माइनस डेल्टा वाई में करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस यक्स डेल्टा वाई। उसके बाद अब ये प्लस माइनस डेल्टा यक्स का गुणा इसमें करेंगे वाई में, है ना। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया था ना, दूसरे तक। अब तीसरा नंबर पे हमने लिखा है यहाँ पे प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा। डेल्टा यक्स का गुणा वाई में करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा यक्स वाई। उसके बाद फिर डेल्टा यक्स का गुणा इसमें भी करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा, डेल्टा यक्स गुणे डेल्टा वाई, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कि अगर देखा जाए यहाँ पर क्या कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हमने तो उसी तरह लिख दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए यक्स वाई किसके बराबर है, तो ये जेड के बराबर है ना, समीकरण 1 से। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 से
ये वाला तो हमने उसी तरह उतार दिया है। अब ये यक्स वाई की जगह पे क्या लिख दिया, जेड। अब बाकी सिंपली ये सब उसी तरह उतार दिया जाएगा, राइट। अब देखिए जेड इधर भी प्लस में है और इधर भी बराबर के इधर भी जेड प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, कि अगर मैं बोलूँ कि 0.001 कैसी राशि, कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है ना, अत्यंत सूक्ष्म है। अगर मैं बोलूँ कि इसी में फिर से पुनः 0.001 का ही गुणा कर दिया जाए, तो ये बहुत ही काफ़ी कम, मतलब छोटा हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, लगभग जीरो के समान ले लिया जाएगा, तब पर भी चल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि चूँकि यहाँ डेल्टा यक्स और डेल्टा वाई बहुत ही छोटी राशियाँ हैं, राइट, अतः इनका गुणनफल जो होगा शून्य लगभग होगा, है ना। मान लेते हैं हम लोग कि लगभग दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर कि डेल्टा यक्स और डेल्टा वाई बहुत ही छोटी राशियाँ हैं, अतः इनका गुणनफल शून्य होगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं लगभग शून्य होगा। अर्थात क्या ले लेंगे हम लोग, डेल्टा यक्स डेल्टा वाई लगभग शून्य के बराबर है। तो जब ये शून्य के बराबर है दोनों, तो क्या केवल खाली बचा है प्लस माइनस डेल्टा जेड, है ना, प्लस माइनस डेल्टा जेड, और उसके बाद बराबर यक्स इंटू, यहाँ पे प्लस माइनस पहले लिख लेंगे, यक्स इंटू डेल्टा वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा यक्स इंटू वाई, और ये इसका मान क्या हो गया, जीरो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे अगर हाईलाइट कर दिया तो क्या यहीं तक हुआ क्या, तो आंसर होगा नहीं, अभी यहीं तक नहीं हुआ। अधिकतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पे दोनों तरफ आपको जेड से डिवाइड करना होगा, है ना। क्या करना होगा, दोनों तरफ जेड से डिवाइड करना होगा। जब जेड से आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, अपेक्षित त्रुटि मिलेगा, और वही क्या होगा, अधिकतम त्रुटि, है ना, गुणन में। तो हमने लिखा कि दोनों तरफ जेड से भाग देने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया यहाँ पर कि दोनों तरफ जेड से भाग देने पे, और प्लस माइनस डेल्टा जेड में हमने जेड का भाग दिया, फिर इधर भी हमने दे दिया दोनों तरफ, है ना। तो अब देखिए दोस्तों कि जेड किसके बराबर है, यहाँ पे जेड का मान नहीं रखना है ना। जेड किसके बराबर था दोस्तों, तो एक्स वाई के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस माइनस, ये वाला तो पूरा का पूरा ऊपर वाला उसी तरह, और जेड की जगह पे क्या रख दिया हमने, यक्स वाई, है ना। तो यक्स से यक्स कट गया, है ना। फिर उसके बाद डेल्टा यक्स इंटू वाई बटा में जेड है हमारा, तो जेड की जगह पे क्या रखने के लिए मैंने बोला यक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, है ना। क्या बचा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड, ये पूरा लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई, यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर प्लस माइनस डेल्टा यक्स अपॉन में यक्स। अब देखिए यही क्या हो जाता है, हमारा अधिकतम त्रुटि हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर अधिकतम त्रुटि लेना है तो यहाँ पे जो प्लस माइनस लिया गया है यहाँ पे केवल खाली आपको प्लस प्लस ले लेना है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा यक्स अपॉन यक्स। यही क्या हो जाएगा, अधिकतम त्रुटि, या इसे हम लोग कह सकते हैं अपेक्षित त्रुटि, है ना, रिलेटिव एरर। उसके बाद इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, ठीक है, और परसेंटेज लग जाता है हमारा। तो ये कहलाता है हमारा गुणन में त्रुटि। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाग में त्रुटि। क्या देखेंगे हम लोग, भाग में त्रुटि, जिसे हम लोग कहते हैं एरर इन डिवीजन। ओके, तो हमने क्या किया कि विभाजन की प्रक्रिया में, अब वही बात आपको बार बार नहीं लिखना चाहिए, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि माना यक्स और वाई है दो गो राशि, जिसमें डेल्टा यक्स डेल्टा वाई त्रुटि होती है, तो जिससे हमारा जेड राशि प्राप्त होता है ना। तो ये सब तो कॉमन बात है, लिख लीजिएगा। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, राइट। तो विभाजन की प्रक्रिया में जेड इज इक्वल टू हमने यक्स और वाई लिया, है ना। यक्स में वाई से भाग दिया, और मान लिया कि यक्स में डेल्टा यक्स त्रुटि था और वाई में डेल्टा वाई। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं इसका कार्यक्रम। तो माना यक्स में त्रुटि डेल्टा यक्स तथा वाई में डेल्टा वाई त्रुटि है, और जब इन दोनों में, सिंपली बात है कि अगर इन दोनों में त्रुटि होगा, यानी यक्स में और वाई में, तो हमारा क्या मिलेगा, जेड में भी त्रुटि होगा, और जेड में क्या होगा, डेल्टा जेड, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर यक्स में भी क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे और घटा देंगे, प्लस माइनस डेल्टा यक्स, और वाई में क्या हो रहा था त्रुटि, तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कि हम यहाँ से
जेड अगर दोनों में से कॉमन करना है, तो यहाँ पे तो जेड नहीं है, यहाँ पे तो डेल्टा जेड है ना, यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर नहीं है तो जेड का गुणा और भाग कर सकते हैं क्या, तो एकदम श्योर किया जा सकता है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर, ये जेड को हमने उसी तरह लिखा, फिर प्लस माइनस डेल्टा जेड गुणे जेड बटा में जेड। अब इसको अगर इससे कटा देते तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और चाहेंगे तो अब दोनों में से कॉमन हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जेड का गुणा और जेड का भाग कर दिया। उसी प्रकार अगर ऊपर से हमें यक्स अगर निकालना है बाहर, तो यहाँ पर भी यक्स से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे किए हैं कि यक्स प्लस माइनस हमने लिख दिया, यक्स प्लस माइनस, ये डेल्टा यक्स तो है ही, और इसमें हमने नया काम क्या किया, यक्स का गुणा कर दिया और यक्स का भाग कर दिया। उसी प्रकार नीचे वाले में भी हमने वही किया, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई, और यहाँ पे गुणा क्या कर दिए वाई का। तो अब सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जेड हमने कॉमन कर लिया क्या, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड, क्योंकि जेड ही तो खाली खत्म हुआ है ना। तो इतना दूर समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ से दोनों में से यक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यक्स हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा यक्स अपॉन में यक्स, है ना। और फिर यहाँ पर भी y कॉमन कर लीजिए, y कॉमन कर लीजिएगा तो फिर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में y, राइट। अब देखिए यक्स बटा वाई किसके बराबर, यक्स बटा वाई जेड के बराबर है। सो यहाँ पर रख दीजिए, तो यक्स बटा वाई के जगह पे क्या रख देंगे जेड, और ये सब का सब उसी तरह उतार देंगे, राइट। ये वाला भी पूरा उसी तरह उतार देंगे, जेड से जेड क्या हो जाएगा ख़त्म, क्या बच गया हमारा, तो सिंपली 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा में जेड, ये पूरा। उसके बाद ये पूरा का पूरा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमने उसी तरह लिखा है एज इट इज, और इसका घात 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। तो अब हमें यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगाना है, क्या लगाना है द्विपद प्रमेय। क्या कहता है हमारा द्विपद प्रमेय, तो द्विपद प्रमेय क्या कहता है अब हमारा, तो यहाँ पे देखिए कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे बढ़िया से, या अगर नहीं पढ़े हैं तो अध्याय 8 में ही होता है शायद, है ना। तो आप उसे अगर पढ़ेंगे बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया जाता है कि 1 प्लस यक्स, यहाँ पे 1 प्लस यक्स टू द पावर n रहता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1, है ना, यही वाला 1, फिर प्लस ये पावर जो n होता है यहाँ पे चला आता है, उसके बाद ये यक्स फिर प्लस। अब देखिए क्या होगा कि n तो उसी तरह रहेगा, फिर n में से एक घटा देना है, उसके बाद ये जो यक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 फैक्टोरियल। आगे इसी तरह बढ़ेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 हो जाएगा, है ना, और इंटू यक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसी तरह क्या होता है दोस्तों आगे बढ़ते जाता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ तक बहुत ज़्यादा तक नहीं प्रयोग करना है, हमें केवल खाली बस यहाँ से यहाँ तक प्रयोग करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब आप, यही हमारा था ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सिंपली ये वाला पूरा का पूरा उसी तरह उतार लेंगे, है ना। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये वाला तो उसी तरह उतार लेना है ना। अब इस पर लगाना है, तो n का मान क्या है यहाँ पे -1, तो सिंपली आप क्या करिए यहाँ पर ये 1 हम लोग लिख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखे हैं कि n का मान क्या है -1, तो ध्यान दीजिएगा कि ये -1 जो है यहाँ पर आएगा सामने, है ना। जब सामने आएगा तो ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है माइनस प्लस, ठीक, -1 का गुणा कर दिया है। उसके बाद क्या है यहाँ पर यक्स है x, यक्स कहाँ से आ रहा है यही वाला है ना मान, तो हमारा यक्स की जगह पे क्या आएगा डेल्टा वाई अपॉन में वाई, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला सिंपली उसी तरह उतार लेंगे हम लोग, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का ही इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई, है ना। उसके बाद आगे देखा जाए तो अब इस प्लस माइनस डेल्टा यक्स अपॉन यक्स का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर उसमें इसमें भी कर लेंगे, है ना। तो इतने का गुणा जब एक में होगा तो उतना ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा यक्स अपॉन में यक्स, इसका इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा वही प्लस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस डेल्टा यक्स अपॉन यक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन में वाई। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि चूंकि यहाँ डेल्टा यक्स अपॉन में यक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन में वाई लगभग 0 के समान होगा, क्यों,
क्योंकि डेल्टा यक्स एक छोटा मान है और उसी में डेल्टा वाई भी छोटा मान है। गुणा करेंगे तो बहुत ही छोटा मान, और इसी में हम लोग अगर दो बड़े मानों से अगर गुणा करके भाग करें तो बहुत ही अल्प सूक्ष्म मान प्राप्त होगा, है ना, अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो इसलिए इसे हम लोग लगभग जीरो के समान मान लेते हैं। तो जब जीरो के समान मानेंगे तो ये पार्टिकल तो पूरा खत्म, है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन पहले ये वाला लिख लीजिए, लिख लिया हमने। उसके बाद ये तीनों लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो तीनों हमने लिख लिया और इस पार्ट को क्या कर दिया, जीरो के इक्वल, राइट। 1 प्लस में ये भी प्लस में कट गया, क्या क्या बचा, ये पूरा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, तो यही हो जाता है भाग में त्रुटि, है ना। अब देखिए अगर मेरे को अधिकतम मान चाहिए तो क्या कर लेंगे, सभी को ये दोनों को प्लस प्लस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, दोनों ये सब प्लस में मिलेगा, है ना। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है इसका, प्रतिशत त्रुटि, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो बस 100 का गुणा कर दीजिए, ये परसेंटेज में बदल जाएगा हमारा, है ना। तो हमने इसमें क्या कर दिया है, ब्रैकेट लगा के 100 का गुणा, और यही क्या हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं घात में त्रुटि, है ना। तो अब देखेंगे दोस्तों घात में त्रुटि, है ना, एरर इन पावर, कि अब पावर के रूप में कैसा होता है, कैसे होता है त्रुटि। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना z इज इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर m, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या लेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या ले रहे हैं दोस्तों, हमने क्या बोला, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो z के सामने भी लॉग आ जाएगा और इसके सामने भी लॉग। लेकिन अब जान लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि लॉग यम का घात अगर n होता है तो क्या होता है, ये जो घात आपको दिखाई दे रहा है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद लॉग यम हो जाएगा, राइट। ये जो घात है ये छलांग मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो वही आ गया यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या बच जाएगा, ये लॉग यम। तो वही हम यहाँ पर यही हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग जेड तो उसी तरह रह जाएगा। अब ये जो घात यम दिखाई दे रहा है आपको कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो यम लॉग यक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको करना है। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, अवकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग जेड का जब हम लोग करते हैं तो 1 अपॉन में जेड हो जाता है ना, 1 बटा में क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल के रूप में ये डी जेड है, और यहाँ पर देखा जाए तो पहले करके देख लेते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं ना। 1 बटा में जेड आ जाएगा, लॉग जेड का केवल क्या होगा अवकलन, 1 बटा में जेड। अब ये डी जेड क्यों आया है अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद यम को उसी तरह लिख लेंगे, लॉग यक्स का क्या हो जाएगा, 1 बटा में यक्स, और उसके बाद मैंने डी यक्स लिख दिया है। तो क्यों लिखा गया है, अब देखिए क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर भी अगर यक्स होता और इधर भी यक्स होता तो हम बोलते हैं कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो ये क्या हो जाता, डिपेंडेंट हो जाता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर यक्स है, दोनों क्या है, एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है ना। तो जब नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग लॉग जेड का अवकलन करेंगे तो 1 बटा में तो जेड होबे करेगा, उसके बाद में जेड का क्या हो जाएगा, डी जेड। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। सो उसी प्रकार यम तो उतार लिया हमने, 1 लॉग यक्स का क्या हो जाएगा, 1 बटा यक्स, और फिर यक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर देख लिया जाए तो सिंपली उसी तरह हमने उतार दिया है बराबर यम, और फिर डी एक्स का एक में गुणा कर दिया, डी एक्स बटा में यक्स, है ना। अब अगर इसका अपेक्षिक त्रुटि आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए डी जेड को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा, है ना, डी का मतलब क्या होता है, डेल्टा ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डेल्टा जेड, अपॉन में क्या है, जेड, तो जेड, और ये फिर उसी तरह है, यानी कि डी की जगह पे हमने खाली डेल्टा लगा दिया है। यही क्या हो जाता है हमारा अपेक्षिक त्रुटि। अगर प्रतिशत लगाना है, निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हमारा था घात में त्रुटि, जो कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर फिर भी नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर से पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए, है ना। ये पक्का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सार्थक अंक, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए दोस्तों कि सार्थक अंक क्या होता है। तो जैसे भौतिक राशियाँ हम लोग देखे हैं,
जैसे हमने भौतिक राशियाँ पढ़ा था, लंबाई को कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका विद्युत धारा को कहते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, हमारा भौतिक राशियाँ होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि भौतिक राशियों के मापन में, शुद्ध मापन में, है ना, जो अंक प्रयोग में आता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक, राइट। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए, है ना, उन्हें डिनोट करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अथवा अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के वाले अंकों को ही क्या कहते हैं, हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक को क्या कहते हैं, तो हमारा सार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए, सार्थक अंक को व्यक्त करने के कुछ नियम होते हैं, है ना, जो कि जान लेते हैं हम लोग। तो ये सार्थक अंक है हमारा, और सार्थक अंक के नियम होते हैं, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए, पहला क्या हो जाता है हमारा नियम, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला होगा कि सभी अशून्य, अशून्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो शून्य ना हो, है ना। तो सभी अशून्य अंक जो कि शून्य नहीं है सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है कि 21 अगर मैं आपको दूं 21, तो 21 में कितने हमारा सार्थक अंक होंगे, 2, क्योंकि 2 और 1 दोनों है ना। उसके बाद 185 में कितना है हमारा, 3। 1826 में कितना है, 4। उसी प्रकार 35,966 में कितना हो जाएगा, 5, है ना। इसी प्रकार और भी होगा, जैसे 95 में 2, 92 में 2, है ना। ए आपको 9 दे दिया जाए, बोला जाए इसमें कितना सार्थक अंक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अशून्य अंक दिया हुआ है, यानी शून्य नहीं है, तो उसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, जितने नंबर दिखाई देंगे उतने सार्थक अंक, है ना। तो चलिए, ये पहला समझ में आ गया होगा। नियम नंबर दूसरा क्या कहता है हमारा, अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के बीच, जैसे अशून्य अंक कौन कौन से हैं, 5 और 4, इसके बीच में शून्य आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सार्थक अंक होंगे, यानी 504 में सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2004 है, 2008 है, 2010 है ना, 2008 है, 2006 है, इस तरह का रहेगा जब। तो देखिए, 2 अशून्य अंक है और इनके बीच में 2 शून्य अंक आ रहा है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग नियम नंबर तीसरा देखते हैं। अब नियम नंबर तीसरा पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है कि अंतिम अशून्य अंक के दाएं तरफ, कहने का मतलब राइट साइड में, है ना। तो अशून्य अंक के दाएं तरफ, किसके दाएं तरफ, अशून्य अंक के दाएं तरफ। अशून्य अंक 3 है, इसके दाएं तरफ क्या है, 0। अगर दाएं तरफ 0 आता है तो बोल रहा है कि सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। कहने का मतलब है 30 में बोला जाए कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो केवल 1 होगा। क्यों, क्योंकि 3 के बाद का 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है सार्थक अंकों में, है ना। जैसे कोई अशून्य अंक है और उसके बाद शून्य आ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, केवल खाली अशून्य अंक ही सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 200 में तो आपका एक ही सार्थक अंक होगा, वो कौन होगा, तो 2 होगा। 820 में क्या होगा, केवल 2 सार्थक अंक होगा, 82, है ना। 8 और 2 0 नहीं होगा, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। नियम नंबर 4 क्या कहता है, किसी दशमलव बिंदु के दाएं और अशून्य अंक के बाएं ओर, बोल रहा है किसी दशमलव बिंदु के दाएं ओर। कहने का मतलब है ये दशमलव है और इसके दाएं तरफ क्या है, हमारा दाहिना हाथ यही है ना। तो दाएं ओर, तो दाएं ओर ये दिखाई दे रहा है आपको, बोल रहा है दाएं ओर अशून्य अंक के बाएं ओर, अशून्य अंक के बाएं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब इसके बाएं ओर क्या है हमारा, 0, तो ये वाला जो 0 होगा, है ना, पॉइंट के दाएं साइड में सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है अशून्य अंक, अशून्य अंक के बाएं तरफ शून्य है हमारा, तो ये जो होगा शून्य ना, ये सार्थक अंक नहीं होगा। मीन्स ये कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, दशमलव के दाएं साइड में 9 है और 9 और दशमलव के बीच में 2 0 है, तो इन 2 0 को सार्थक अंकों में काउंटिंग नहीं करना है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हुआ, 1, है ना। चलिए, नियम नंबर 6 देखते हैं, सॉरी दोस्तों 5 देखते हैं, है ना। तो अब पांचवा क्या कह रहा है दोस्तों, कि दशमलव बिंदु के दाएं ओर, है ना, दशमलव बिंदु के दाएं ओर, है ना,
और अशून्य अंक के दाईं तरफ, अशून्य अंक के दाईं तरफ, है ना, दशमलव बिंदु के दाईं तरफ और फिर अशून्य अंक के दाईं तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक, अगर दशमलव है उसके दाईं तरफ क्या है, कोई अशून्य अंक है, यानी 2 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी संख्या है ना, और उसके बाद जब शून्य आता है तो उसमें सार्थक, ये जो शून्य है इसको भी सार्थक अंक गिना जाता है ना। जैसे 0.20 में सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगा, उसी प्रकार 0.320 में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 0.4000 में सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग छठवां देखेंगे, रूल नंबर 6 बोला अलग अलग मापन पद्धतियों में मापने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि जैसे आपको दे दिया जाए 1 मीटर, है ना, तो 1 मीटर में भी सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, एक ही होगा, और मैं बोलूँ कि 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो एक ही होगा, राइट। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि 14.5 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, 3। उसी प्रकार अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग दे देंगे आप, तो क्या होगा, 0.2 अंक पहले खसक के आ जाएगा, तो 0.145 में भी सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल नंबर 7, किसी भी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यानी कि अगर आपका 10 का पावर कुछ भी हो, है ना, तो उसे हम लोग सार्थक अंक में नहीं काउंटिंग करेंगे। यानी कि यहाँ पे -5 हो, +5 हो, है ना, तो इसको सार्थक अंक नहीं गिनना है। तो किसको गिनना है, इसको गिन सकते हैं आप। यानी 2.30 को हम लोग सार्थक अंकों में कह सकते हैं कि इसमें केवल 3 ही हमारा सार्थक अंक है, ना कि 10 के पावर -5, राइट। तो ये पूरा, उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, है ना, सार्थक अंक। चलिए एक टॉपिक और बच रहा है हमारा लास्टवा। अब देखेंगे हम लोग अनिश्चित या संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन, है ना, राउंडिंग ऑफ डाउटफुल फिगर्स। तो अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में आगे आएगा हमारा बीमाएँ, है ना, बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं फटाफट। तो बोल रहा है कि कुछ संख्याओं में एक से अधिक संदिग्ध अंक होते हैं। संदिग्ध मतलब उसका मतलब कोई ठिकाना नहीं होता है ना, और भी आते जाते हैं, और भी आते जाते हैं, एक से अधिक मतलब होते हैं संदिग्ध। ठीक, जैसे अगर हम लोग एक में 3 से डिवाइड करें तो 3.333333 इसी तरह चलते रहेगा, है ना। तो एक से अधिक हमारा संदिग्ध अंक हो जाते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है ना, तो उनको पूर्ण अंक के रूप में कैसे लिखें, है ना, ये बारे में हम लोग पूरा का पूरा जानेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही बढ़िया आपका ये टॉपिक है, जिससे आपको क्या होता है कि पॉइंट के कितने अंक बाद लिखा जाता है, अगर 5 से कम रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा, 5 से अधिक रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा, है ना। ये सब इस वीडियो में आज हम आपको ख़त्म कर देंगे, और इस टॉपिक में, है ना। तो बोल रहा वही कि कुछ संख्याओं में एक से अधिक संदिग्ध अंक होते हैं, अतः उनका पूर्णांकन करने की आवश्यकता होती है। उनका क्या करना होता है, पूर्णांकन करने की आवश्यकता होता है, जिसके लिए निम्नलिखित नियम है, और इन 4 नियमों को अगर आप फॉलो कर देते हैं तो आपका कभी नहीं फंसेगा। पहला नंबर है हमारा, यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 से छोटा है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर मेरे को 3.454 में अगर मेरे को लिखना है, ठीक है, तो मेरे को अगर 4 को छोड़ना है, ठीक, किसको छोड़ना है दोस्तों, 4 को छोड़ना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये 5 से छोटा है, भाई यहाँ पे लिखा गया है यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 से छोटा हो, क्या हो, 5 से छोटा हो, तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक नहीं बदलता है। यानी कि अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ इस अंक को छोड़कर, तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर ये 5 से छोटा है, 4 छोटा है ना 5 से, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 3.45 लिखेंगे, है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो 3.45 लिखा जाएगा। अब रूल नंबर 2 आ जाता है हमारा, यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 से बड़ा हो। कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पर कि 5 से बड़ा है 8, है ना, तो फिर क्या होगा कि इस 5 में जब अगर आप इसे पूर्णांकन करके लिखना चाहेंगे 3 अंकों तक, तो 3.46 हो जाएगा, राइट। ये वाला हटाएंगे अंक 8, तो इसके बदले में एक इसमें ऐड हो जाता है, तो 3.46 लिखा जा सकता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक में एक जोड़कर लिखते हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं रूल नंबर
तीसरा बोला यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दे दिया है 3 को हम लोग ले लिए हैं इसमें, है ना, दिया हुआ 3.475, या आपको 5 के बाद 0 भी दे सकता है, 1 0, उसके बाद हो सकता है तो 5 के बाद 2 0 भी दिया जा सकता है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है या 5 के बाद 0 है तो रखे गए अंकों में यदि यह विषम है, कहने का मतलब है यदि यह क्या है हमारा, विषम है ना। यहाँ पे कह रहा है कि यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है या 5 के बाद 0 है तो रखे गए अंकों में यदि यह विषम है तो 1 जोड़ देते हैं। तो रखे गए अंक में अगर ये विषम है ना, तो क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये 5 आपका विषम संख्या है तो क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं इसमें। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको 3.48 लिख सकते हैं। या फिर कह रहा है कि और यदि सम है ना, क्या है हमारा, ये 7 विषम संख्या था तो हमने क्या किया, 5 के बदले में 1 हमने इसमें जोड़ दिया, तो हमने इसको लिख दिया 3.48, राइट। अगर ये आपका सम है, मतलब कहने का मतलब है 5 से पहले क्या है, सम संख्या है, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ये 3.48 ही लिख देंगे, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहा है और यदि सम है तो नहीं बदलेंगे, यानी कि ये परिवर्तित नहीं होगा अगर आप इसे हटाते हैं तो, है ना। अब रूल नंबर 4 आ जाता है हमारा, यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है। क्या कह रहा है हमारा, यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है और इसके बाद कुछ अशून्य अंक आते हैं तो रखे गए अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा, चाहे वो सम हो या विषम हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से कह रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 3.485010 या 3 दशमलव हो सकता है तो आपको इसमें 0 भी मिल सकता है, हो सकता है तो 0 नहीं भी मिल सकता है ना। चाहे ये विषम हो या सम, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर आपको ये जो दिया गया संख्या है इसको अगर 3 अंकों तक लिखना है आपको, है ना, पूर्णांकर करके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला यदि छोड़े गए अंकों में पहला अंक 5 है, यहाँ पर से मेरे को छोड़ना है पूरा, अगर ये 5 है और इसके बाद कुछ अशून्य अंक आते हैं, इसके बाद मान लीजिए कि अशून्य भी आ सकते हैं, कहने का मतलब 1 2 5 भी आ सकता है या शून्य भी आ सकता है ना। तो रखे गए अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब है ये 8 जो है इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, इन सभी को हटाकर 9 रख देंगे, राइट। 1 इन सभी के बदले में इसमें ऐड कर देते हैं तो 3.49 हो जाएगा, ठीक, लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये तो हमारा क्या था, शून्य भी था और नहीं भी था, तो उस तरह ही, और इसको भी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार 3.47। अगर आपको अगर ये भी 3 अंकों तक लिखना है तो ये पूरा 5 से लगाकर, यानी 5 0 1 0 हटा देंगे तो इसके बदले में 1 इसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो लिखा जा सकता है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। तो इस प्रकार हमारा राउंडिंग ऑफ डाउटफुल फिगर्स जो होता है टॉपिक, ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, राइट। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।